हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश को इससे कितना फायदा होने वाला है, इनसे बात करेंगे। प्राकृतिक आपदा को लेकर भी इनसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, कितना नुकसान हो गया है और सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। कर्जा लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए लिया जा रहा है, कहीं वो दिन ना आ जाए जब पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश कर्जे में ही डूब जाए। कैसे स्थिति से भी सरकार उभरेगी, आइए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत जी सर, पहला सवाल, क्योंकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, कितना फायदा इससे हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, 2 स्लैब्स को जिस तरह से खत्म किया गया है? ये देखो, जो जीएसटी काउंसिल ने अभी 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें जो 2 स्लैब्स थे जिसमें 12% और 28% को उसको रिड्यूस करके 5% और 18% कर दिया है। और जो सिन आइटम्स हैं या महंगी गाड़ियां हैं, वो वाला स्लैब जो है वो 40% पे कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही थी कि जो ये जीएसटी लगाया गया है और जीएसटी के स्लैब्स हैं वो बहुत हाई हैं। चाहे वो हमारा केंद्र नेतृत्व है और हिमाचल में भी जो है हम कह रहे थे कि स्लैब्स बहुत हाई है। अब इस स्लैब को कम कर दिया गया है तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसमें आम आदमी को जो है वो लाभ होगा। मगर दूसरी बात ये कि जो स्टेट्स हैं, ख़ास करके जो छोटे स्टेट्स हैं, उनको इससे नुकसान होने जा रहा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन है राउंड अबाउट 6,500 करोड़ के करीब है और हमें ये लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान इससे हो जाएगा। अभी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उन्होंने मिलकर के भी एक रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है कि इसकी जो भरपाई है, इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करे। क्योंकि जब जीएसटी लागू किया गया था 2017 में, तो जिन स्टेट्स का कम था, कलेक्शन कम थी और एक्सपेक्टेड था कि 14% एवरी ईयर इंक्रीज़ होगा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 जून तक जो है वो कंपनसेट किया। हिमाचल प्रदेश को भी 2022 तक जीएसटी का जो शॉर्टफॉल था वो हिमाचल प्रदेश को मिलता रहा। मगर अब एक ये विचित्र स्थिति है, ये बहुत हिमाचल प्रदेश वैसे भी प्राकृतिक आपदा में जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश को अभी इस बरसात में लगभग 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2023 में भी सदी की सबसे बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और हमको केंद्र से केवल 1,500 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी 2 साल बाद मिले हैं। और अभी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जानें गई हैं, सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को जो है भारी नुकसान हुआ है और अभी भी जो बारिश का दौर है और नुकसान का दौर है वो हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो हमारा शॉर्टफॉल है और हमारी प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार जो है एक नरम रुख अपनाएगा और हिमाचल प्रदेश को इस संकट की घड़ी से जो निकालने में केंद्र सरकार का जो है, हम उम्मीद करते हैं कि वो एक नॉर्मल, एक सहानुभूति एटीट्यूड करके हमको आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को मदद करे। सर, ये जीएसटी के मामले को लेकर कोई कंपनसेशन क्या मांगी गई है या किसी तरह की कोई राहत को लेकर उम्मीद की जा रही हो? नहीं, देखो, अब ये जो, क्योंकि जीएसटी का जो कंपनसेशन है, जो शॉर्टफॉल होगा, वो तो पूरे नेशनल लेवल पे पूरे स्टेटों के लिए एक जैसा पैमाना होगा। जो नॉन कांग्रेस स्टेट्स, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, नहीं करती है, क्या करती है, ये तो अलग विषय है। मगर जो प्राकृतिक आपदा में हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को खुले मन से जो है केंद्र सरकार मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है अस्तित्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको ना छेड़ें तो हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश में कैसे विकास होगा। जो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं हैं जो चुनी हुई सरकार से होती है, वो चुनी हुई सरकार को पूरी करनी पड़ती है। हम विकास नहीं रोक सकते। हमको अपने संसाधन भी बढ़ाने हैं, हमको अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है ताकि जो है हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो। सर, केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कुछ रोज पहले यहां पर पहुंचे थे और उनकी ओर से दावा ये किया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है और उन राज्यों की लिस्ट में भी हिमाचल प्रदेश को नहीं रखा गया जिन्हें राहत भी दी जा रही है ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। हाल ही में अनुराग ठाकुर की ओर से ये बयान दिया गया है कि ये पिछली सरकार, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस वक्त नियम तैयार किए गए थे कि हिमाचल
को जिस वजह से ऐड नहीं किया जा रहा है, ये यूपीए सरकार के नियमों की बदौलत हिमाचल को राज्य आपदा में नहीं लिया जा रहा है। ये देखो, अनुराग जी ने जो बयान दिया है वो एक राजनीतिक बयान है। यूपीए सरकार को गए हुए आज 12 साल हो चुके हैं। पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और बहुत सारे स्टेट्स, खास करके उत्तराखंड को भी जिस वो त्रासदी आई उस वक्त बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार ने अनटाइड ग्रांट्स उत्तराखंड को दी हैं और हिमाचल प्रदेश को जो है वो अनटाइड ग्रांट्स नहीं दी। ये ठीक है कि कुछ ग्रांट्स जो हैं, जो नेशनल डिज़ास्टर एक्ट में है या और आपदा राहत में है, वो तो कोई हिमाचल प्रदेश को, जो हिमाचल का हक है, उससे ओवर एंड अबव थोड़ी हमें पैसा मिला है। हमारा जो हक है, जो हमको जायज़ पैसा, जो हमको अलग अलग पैमानों के तहत मिलना है, हमें हिमाचल प्रदेश को वही मिला है। अब हम तो तब मान सकते हैं कि भाई अगर हमको ओवर एंड अबव और जो हमारा हक है उसे मिला। और ये तो विफलता है भारतीय जनता पार्टी के। 7 सांसद हैं, 3 राज्यसभा में, 4 सांसद जो है लोकसभा में है, वो हिमाचल प्रदेश को अपना गुड ऑफिस इस्तेमाल करने के बावजूद भी एक नए पैसे की आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश को दिलाने में विफल हुए हैं। ये बात ठीक है, अभी उत्तराखंड में भी नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी नुकसान हुआ है, और जो फ्लडिंग हुई है हिमाचल प्रदेश में, जो बादल फटा है और ये जो बारिशें बड़ी पैमाने पर, उसका नुकसान पंजाब में भी हुआ है। अब पहाड़ी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना और पहाड़ी राज्यों में जो हमारे संसाधन है, चाहे वो वन संपदा है, हमारे मिनरल्स है, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करने के लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों को अलग से जो है वो राहत और पैकेज दे। अब अभी जो गडकरी जी ने कहा, अब हमको नेशनल हाईवेज़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जो 4 लेनिंग है, चाहे वो कालका शिमला, सोलन शिमला वाली 4 लेन है, मनाली वाली 4 लेन है, उसकी वजह से भारी नुकसान हमको हिमाचल प्रदेश में हुआ है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो है मतलब हैप-हैज़र्ड तरीके से कटिंग की गई है, और जो रिटेनिंग वॉल्स है, प्रोटेक्शन वॉल्स है, वो जिस हाइट में लगनी चाहिए वो नहीं होती है। कटिंग करने के बाद ये चले जाते हैं और फिर वो पहाड़ गिरते हैं, लोगों के मकान गिरते हैं, खेत गिरते हैं, बगीचे बर्बाद हो जाते। तो बड़े निजी रूप में भी हज़ारों लोगों को हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। अब गडकरी जी ने कहा है, कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं से भी कहा है कि DPRs फॉल्टी हैं, मौके पे जाके DPRs नहीं बनती, ऑफिस में बनती। तो ये एक चिंता का विषय है और इस सारे पैमाने पे नए सिरे से बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से जो है सोचने की ज़रूरत है। सर, हिमाचल प्रदेश में इस बार जब प्राकृतिक आपदा आई तो कई तस्वीरें सामने आई। एक वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें काफी कटी हुई लकड़ियां देखी गई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। किसकी गलती मानते हैं सर, जो इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर वन भूमि की कटाई की गई है? नहीं, देखो, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सोशल मीडिया पे जो फ़ोटोज़ आई हैं, चाहे वो चंबा की है, चाहे वो मंडी की है, कुल्लू की है, बड़े पैमाने पे लकड़ियां जो हैं वो बह करके नदियों में, बाढ़ जब बादल फटे तो आई है। अब प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है कि ये लकड़ियां कहाँ से आई। अब अगर तो पेड़ आ रहा है, पूरा पेड़ आ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि वो वॉश आउट होकर के आ रहा है। मगर हमने और सबने देखा है कि जो स्लीफर हैं और लॉग्स हैं, कटे हुए लॉग्स हैं, एक साइज़ के लॉग्स हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, तो वो जंगल में कटे होंगे। और ये बड़े पैमाने बड़ा एक इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और बहुत गहराई से सोचने का विषय है। और मैंने तो कल भी कहा है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के IFS ऑफिसर्स हैं, वो दफ्तरों से तो निकलते ही नहीं हैं। जंगलों में तो आजकल जंगलों में जाने का तो ट्रेंड ही नहीं है। और जो फॉरेस्ट है, हमारे जंगल हैं, वो तो गार्ड्स और BOs के हवाले हैं। और जब तक ये कहाँ कटे हैं, कितने कटे हैं, ये बड़े पैमाने पे जाकर के ऑफिसर्स को जाके जांच का विषय है। सर, हिमाचल प्रदेश में लगातार युवाओं की ओर से रोजगार को लेकर मांग उठाई जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारी पहले से लेकर ये मांग उठा रहे हैं रेगुलर किया जाए, लेकिन अभी सर जॉब ट्रेनिंग वाला भी नया मुद्दा है। आपको रोजगार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सर, अभी कौन सी संख्या हम लेकर चल सकते हैं जिसके मुताबिक हम माने कि इतने लोगों को नौकरी दे दी गई है? देखो, हिमाचल प्रदेश में एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश में है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और सरकारी क्षेत्र में भी एक, मेरा अपना मानना है कि सरकारी क्षेत्र में भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब हमारी प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है,
अगर हम 2022 की तुलना में करें, 2021 में हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 10,000 करोड़ एक साल में मिलती थी। 2025 में वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमको केंद्र से मिलती है वो 3,200 पे आ गई है। हमको लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है वो 2021 और 2025 में आया है। 2022 तक केंद्र सरकार जो जीएसटी का कंपनसेशन है, शॉर्टफॉल है, लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार हिमाचल को देता था। सरकार बनने के बाद वो बंद हो गया है। हमने वायदा किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने हिमाचल के 1,35,000 कर्मचारी को ओपीएस लागू कर दिया। 1,600 करोड़ रुपए जो है हमको एनपीएस का जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता था वो हमारा सरकार बनने के बाद बंद हो गया है। तो लगभग हमारा 10,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल पिछले 4 साल पहले जो मिलता था और अब में वो शॉर्टफॉल आ गया है। ठीक है, ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मगर हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमने संसाधन जुटाने की कोशिश की है, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की है। जहाँ शॉर्टफॉल्स हैं, जहाँ कमियां हैं, उनको प्लग इन करने की कोशिश की है। हमारा एक्साइज में रेवेन्यू हमारा लगभग कोई 650 करोड़ रुपए हमारा बढ़ा है। हमने वाटर सेस लगाया है और बहुत सारी स्कीम्स है जिस पे हमने रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश की है। सरकारी खर्चों को कम करने की कोशिश की है। जहाँ तक हमारे जो अनएम्प्लॉयड है वो हमने पिछले 2.5 साल में लगभग 34,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी दी है। और ये विधानसभा में जो प्रश्न के जवाब में भी जो है सरकार ने कहा है कि हमने लगभग 34,000 लोगों को रोज़गार दिया है। शिक्षा विभाग में 6,000 कर्मचारियों को हमने रोज़गार दिया है। वन मित्र 2160 लगे हैं। 1500 के करीब जो है वो पुलिस की भर्तियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राज में जो सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनता था, पेपर बिकते थे। सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड नए सिरे से खड़ा करके हमने चयन आयोग जो है वो बनाया है। और अब 4 दिन पहले बजट सेशन में, मानसून सेशन में एक बिल पास किया है जिसमें अगर सरकारी नौकरी में कोई गड़बड़ करता है या कोई व्यक्ति विशेष करता है या इंडिविजुअल करता है या प्राइवेट बंदा करता है, उसको 5 साल सज़ा का प्रावधान किया गया है, ताकि सरकारी नौकरियों में जो इंटरव्यूज़ हों उसमें पारदर्शिता आए और जो मेरिट के आधार पे लोगों को जो है नौकरियां मिले। सरकार ने इस ओर कदम उठाए हैं। बीजेपी के राज में पुलिस पेपर लीक में नौकरियां पेपर बिकते थे। आज पुलिस हिमाचल प्रदेश में 1,500 जो पुलिस कांस्टेबल्स के इंटरव्यू कमीशन द्वारा लिए गए हैं, रिटर्न हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन होने हैं और जल्द जो है मुझे लगता है पुलिस कांस्टेबल्स के भी रिजल्ट डिक्लेयर। इसलिए सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने के लिए जो है वो तेज़ी लाई है और आने वाले समय में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगभग कोई 10,000 के करीब तो कैबिनेट ने जो है वो पोस्टें जो है वो क्रिएट करके जो है वो इंटरव्यूज़ के प्रोसेस में है। अभी 200 डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से होकर के उनको भी नियुक्ति देने जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत पोस्टें हिमाचल प्रदेश में जो है अभी खुली और आने वाले समय में और जो है नौकरियां दी जाएगी। सर, एक और अहम सवाल, क्योंकि इससे पहले जब आप भी दिल्ली आए थे तो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया था और संगठन को लेकर ये मीटिंग थी जिसमें लगभग ये माना जा रहा था कि अध्यक्ष का चेहरा चुना जा सकता है, लेकिन अभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। सर, कितना समय इसमें और लग जाएगा और क्या आपको नहीं लगता है कि संगठन दिन प्रतिदिन इससे कमज़ोर कहीं ना कहीं होता जा रहा है? नहीं, अभी पीछे रजनी पाटिल जी हमारे प्रभारी है, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी उपस्थित रहे और विस्तृत रूप से सभी सीनियर लीडर से चर्चा की है, सबकी राय ली है। और उसके बाद रजनी पाटिल जी हिमाचल प्रदेश भी आई है अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, और उन्होंने सबकी राय लेने की कोशिश की और मुझे लगता है कंसेंसस बनाने का प्रयास है कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बने जो कंसेंसस से बने और सबको मान्य हो और संगठन और सरकार के बीच में जो है तालमेल बिठा करके जो चले। मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो फैसला है वो कांग्रेस हाईकमांड जल्द ही करने जा रहा है। सर, चर्चाओं में बात है कि किसी मंत्री को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नहीं, उसमें तो कई ऑप्शंस हैं कि वो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। वो रजनी पाटिल जी ने, हमारे प्रभारी जी ने सबसे ऑप्शंस लिए और मुझे लगता है उन्होंने अपनी रिपोर्ट
कांग्रेस हाईकमांड को जो है दे दी है। सर, लगातार कर्जा लिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की सैलरीज देने के लिए। कब तक सर ये कर्जे का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय अब ये हिमाचल वासियों के लिए भी हो चुका है। ये देखो, जो कर्जा लेना है ये तो हर प्रदेश सरकार लेती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप हैरान होंगे कि केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए, केंद्र सरकार का कर्जा 2 लाख करोड़ पे हो चुका है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का कर्जा है वो 98,500 करोड़ रुपए हुआ है, और हर सरकार को विकास करने के लिए, अपनी जो कमिटेड लायबिलिटीज़ है उनको पूरा करने के लिए लोन लेने की ज़रूरत है। आज हिमाचल प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि 2,000 करोड़, कोई 24,000 करोड़ रुपए एक साल में सैलरी और पेंशन के लिए सरकार को चाहिए। जो हमारी कमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, जो लोन रीपेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ये भी आप ये मान के चलो कि राउंड अबाउट 10 से 12,000 करोड़ रुपए साल चाहिए। तो 40,000 करोड़ रुपए तो हिमाचल प्रदेश को, 40 से 42,000 करोड़ तो जो हमारी कमिटेड लायबिलिटीज़ है इस प्रदेश की, उसको निभाने के लिए आपको चाहिए। हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश एक कठिन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे बिज़नेस, कारोबार, इंडस्ट्री इस तरह के वो बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने प्रोग्रेस किया है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित है। लोन की प्रक्रिया तो जो मुझे लगता है ये कोई सी भी सरकार आएगी उसको हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। मगर आज ये बड़ा चिंता का विषय भी है कि ये लोन कब तक, कहाँ तक लिया जाएगा, कहाँ तक लिया जाएगा। तो इस सारे विषय पे हमको एक बहुत गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है, और अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की ज़रूरत है, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हो। सर, हिमाचल प्रदेश में लगातार क्योंकि ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिन्हें लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।